नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। मेरे साथ कानपुर आईआईटी से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अमित अग्रवाल। डॉक्टर अमित अग्रवाल कानपुर आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से पीएचडी की है। आपने बहुत सारे सवाल आप स्टूडेंट्स ने भेजे हैं फिजिक्स को लेकर। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब हम डॉक्टर अमित अग्रवाल से लें, लेकिन इस इंटरव्यू के पहले सेगमेंट में हम इसके प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। हमने बहुत सारे स्टूडेंट से आपके लिए सवाल मंगवाए, बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स के बारे में सवाल पूछे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपने कहाँ से पढ़ाई की? तो मैं धनबाद से हूँ। मेरी पढ़ाई जनरली धनबाद में हुई, दिनोत्री स्कूल मुकमा जी। 10th और 12th मैंने वहीं से किया है। और क्या आपने भी जो आपकी ग्रेजुएशन है बीटेक एमटेक, क्या आपने आईआईटी से किया? नहीं, उस समय मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था, जेई वगैरह, लेकिन मेरा नहीं हुआ था जी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करता हूँ। तो मैंने किरोड़ी मल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन के एंड में आईएससी का एंट्रेंस एग्जाम दिया और लकीली उसमें हो गया था। तो यानी आपका जो बीटेक और एमटेक है वो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया? बीएससी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। अच्छा, ये डुअल डिग्री प्रोग्राम था आईएससी में। ओके। एमएससी प्लस पीएचडी, तो वो दोनों मैंने बेंगलोर आईएससी से किया। अच्छा, आपने बीएससी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर एमएससी और जो पीएचडी वो आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से किया जी। ओके। तो कानपुर आईआईटी आप कब पहुँचे, कब से आप यहाँ पर हैं? आईआईसी से मैं 2009 में ग्रेजुएट हुआ था। बेस्ट थीसिस वगैरह का अवार्ड मुझे मिला था वहाँ पे। फिर उसके बाद मैं इटली गया था पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज के लिए। 3 साल के लिए मैं इटली में था जी। वहाँ एक इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा, स्कोला नॉर्मले सुपीरियोरे पीसा में। वहाँ पे मैं था, ये यूरोपियन मैरी क्यूरी फेलोशिप थी उसके अंतर्गत। और फिर 2012 से मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया हुआ। ओके। सर, ये जो आपका प्रोफाइल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स हैं उन्हें आपसे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि सर आपको पता है कि हर साल लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स बैठते हैं जेई के एग्ज़ाम में, और जिन स्टूडेंट्स का सर जेई में सिलेक्शन नहीं हो पाता वो बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो उनके लिए सर मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए मैसेज दें, और आप उनके लिए एक एग्जाम्पल हैं कि आपका भले जेई में नहीं हुआ, लेकिन आपने, चूँकि अगर ऐसा नहीं होता जिसका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चा टैलेंटेड नहीं होता, आपने ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया, फिर आपने पीएचडी की और आप पढ़ाने के लिए आईआईटी आ गए। सर, ऐसे स्टूडेंट जिनका जेई में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देंगे? ये मैं समझता हूँ, आपका सवाल मैं समझता हूँ वगैरह, क्योंकि एक समय पे मैं भी वहाँ पे था। ठीक है। तो उस समय ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वगैरह, और खास करके इस पे सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी वगैरह जो है वो इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, इसलिए ये ऑलमोस्ट लाइक विन और डाई टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर देता है वगैरह। बट इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। मतलब मैं जानता हूँ जैसे बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट मेरे सारे दोस्त, मेरे भाई लोग, कजन वगैरह जो भी है, जिन्होंने जेई नहीं निकाला वो बहुत अच्छा कर रहे हैं वगैरह। तो इसमें कोई भी वो चिंता की बात नहीं है। मतलब सो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना दो चीजें हैं। एक तो आपने जो पढ़ाई की है, आपके अंदर जितना टैलेंट है, और उसके अलावा एग्जाम की आपने कितने अच्छे से तैयारी की है, आपने एग्जाम फॉर्मेट के लिए प्रैक्टिस की है या नहीं वगैरह। तो जरूरी नहीं कि वो दोनों ही, और अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो भी मान लीजिए 7-8 लाख 10 लाख लोग जो एग्जाम देते हैं उसमें से आपको टॉप 5000 या 10,000 में आना वेरी लकी, मतलब जो भी है। तो इट्स नॉट अ बिग डील अगर उसमें नहीं होता है तो। और उसके बाद भी बहुत सारे रास्ते हैं वगैरह, लोग अच्छा करते हैं वगैरह, इतना हताश होने की जरूरत नहीं है। और कुछ हमारे पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि ये इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, मतलब जेई में नहीं होना वगैरह, पीपल डू वेल अदरवाइज आल्सो इन लाइफ। ओके। सर, जब आपका जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो क्या आप भी उस समय, मतलब आपकी मेंटल कंडीशन क्या थी? आपने इसे एज ए फेल्योर लिया था, एज ए चैलेंज लिया था? आपने कैसे उस सिचुएशन को कैसे आपने डील किया था? सो फर्स्ट रिएक्शन तो वही होता है कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ शॉक, मतलब कि हमारा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग सभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, या मतलब जनरली कि मतलब अरे हम तो इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, हमारा हो ही जाएगा वगैरह।
राइट। और उसके बाद है रिएक्शन इज ऑफ दैट ऑफ फेलियर, मतलब कि अरे यार नहीं हुआ, अब आगे क्या करेंगे वगैरह, सो दैट्स ओके। और फिर वो फैमिली का प्रेशर होता है, लोग आपको देखते हैं थोड़ा क्या बोलते हैं, पिटी की भावना से वगैरह, तो वो सब थोड़ा समय लगेगा निकलने में वगैरह। बट देन यू कम बैक टू कि अरे यार आई एम स्टिल अ गुड स्टूडेंट, मतलब जो भी है मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जो भी है ना, दैट्स नथिंग रॉन्ग, सो लेट्स गो एंड डू समथिंग वेल। सो उसको फिर चैलेंज की भावना आ जाती है वगैरह, कि और अच्छा करते हैं वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दैट्स हाउ बिल्कुल। इट इवॉल्व्स एंड दैट्स हाउ इट। राइट। उम्मीद करते हैं जो आपकी स्टोरी है और आपका इंटरव्यू है, तमाम स्टूडेंट्स जिनका जेई में किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया वो डिमोटिवेट नहीं होंगे। डॉक्टर अग्रवाल खुद अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से उन्होंने उस सिचुएशन को डील किया। और जाहिर सी बात है, अगर एक कंपटीशन में आपका नहीं हुआ तो वो आपकी लाइफ को तय नहीं कर सकता। आप इसके आगे आपके पास बहुत सारे मौके हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक सर मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने बीएससी किया, उसके बाद आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पहुँचे। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस इंडिया का कॉलेज है, यहाँ आप कैसे पहुँचे? या बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी बीएससी या एमएससी कर रहे हैं और वो अगर जाना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट में, तो वो कैसे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की थी? अगर थोड़ा सा आप हमारे स्टूडेंट को बता पाएँ। राइट। तो मैं आपको बताता हूँ एकदम ईमानदारी से। ठीक है। तो आईएससी में गलती से पहुंचा। ठीक है। जी। गलती इन सेंस की फिजिक्स मुझे अच्छा लगता था, फिजिक्स में मैं अच्छा स्टूडेंट भी था और नेचुरली थोड़ा मुझे आता है जो भी है वगैरह, समझ में अच्छे से आता था वगैरह। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मैं एमसीए वगैरह की तैयारी कर रहा था। ओके। ठीक है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टिपिकली अगर आपको जॉब चाहिए या कुछ करियर बनाना है तो टिपिकली मेरे कॉलेज में फिजिक्स में भी वगैरह जो मेरे जितने भी क्लासमेट थे, या तो एमबीए एक स्ट्रीम था या एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एक स्ट्रीम था वगैरह। और समहाउ उस समय जब मैं 22-23 साल का था वगैरह, तो मुझे लगता था कि नहीं एमबीए थोड़ा मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ टेक्निकल करना चाहता हूँ, इसलिए एमसीए मुझे बहुत पसंद था वगैरह। और मैंने पूरे जद्दोजहद से एमसीए की तैयारी की थी। लेकिन समहाउ फिजिक्स थोड़ा मुझे अच्छा लगता था वगैरह, और फिजिक्स में मैंने सोचा कि एक आध जगह फिजिक्स में भी पीएचडी का एडमिशन दे देते हैं। तो 2-3 एग्जाम मैंने दिए थे वगैरह, और लकीली उस समय मतलब पता नहीं, लेकिन सब जगह ही नहीं। आईआईटी का तो जैसे उस समय रिकॉर्ड था, मेरे सीनियर वगैरह बोलते थे कि हमारे कॉलेज से किसी का नहीं होता, ये एग्जाम ऐसे ही दे दो मजे लेने के लिए वगैरह, लेकिन किसी का होता नहीं है वगैरह। तो मैंने दिया, ऐसे ही था वगैरह, लेकिन समहाउ लकी रहा, निकल गया। तो लेकिन एक बार जब निकल गया तो फिर मैंने मुड़ के नहीं सोचा, मतलब फिर द डिसीजन वाज सेट। जैसे ही रिजल्ट आया, मुझे पता चल गया कि उसका हो गया है, देन आई डिड नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग, देन एवरीथिंग जस्ट क्रिस्टलाइज्ड, नहीं मुझे वहीं जाना है, वहीं आगे बढ़ेंगे। सर क्या वाकई ये यहाँ इस इंस्टीट्यूट में पहुँचना वाकई बहुत, एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत टफ होता है? और कैसे अगर कोई स्टूडेंट अगर जो भी बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं वो जाना चाहते हैं यहाँ पे, या कोई बीटेक कर रहा है कहीं किसी भी और मतलब आईआईटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कर रहा है, बीटेक कर रहा है, और वो अब वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में जाना चाहता है, तो वो कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है? क्या खास प्रिपरेशन उसे करनी चाहिए? प्रिपरेशन एक्चुअली इसकी कुछ है नहीं एक्चुअली। ठीक है। सो जो ये आईआईटीज के पीएचडी में या होते हैं वगैरह, एमटेक के भी आईआईटीज में या आईआईसी में वगैरह, तो टिपिकली आपको सब्जेक्ट में अच्छा होना है, मतलब इफ यू नो योर सब्जेक्ट देन एक तो सब्जेक्ट में अच्छा होना है, और दूसरा इसका जो स्क्रीनिंग, इनिशियल स्क्रीनिंग एग्जाम होता है वो टिपिकली ऑब्जेक्टिव काइंड होता है वगैरह। तो जो सीएसआर वगैरह टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वगैरह, उस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए वगैरह। तो उसके बुकलेट्स लेकर के एटलीस्ट तैयारी वगैरह करनी चाहिए, लेकिन आपको सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे उसके बाद इंटरव्यू जरूर आएगा। ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली हम लोग, जैसे मैं भी इंटरव्यू में काफी बार बैठता हूँ वगैरह, तो हम लोग टिपिकली वही देखते हैं कि बच्चा ईमानदारी से काम करेगा या नहीं, बेसिक नॉलेज है या नहीं, और थोड़ा एप्टीट्यूड है या नहीं वगैरह। और सभी लोग अच्छे स्टूडेंट्स खोज रहे हैं वगैरह। आप मतलब आपको बस दिखाना है कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आप मतलब मेहनत से काम करेंगे वगैरह। ओके। अब सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपकी लाइफ खुद अपने आप में एक मोटिवेशन है। अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ सर। बहुत सारे स्टूडेंट ने सवाल पूछे हैं आपसे। सबसे जो एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है, जैसे मैं 2-3 के नाम लेती हूँ, सपन, विश्वास हैं, अंशु हैं, अनमोल हैं, ये सारे स्टूडेंट सर ये पूछ रहे हैं कि ये जो
फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनका कहना है कि मैं मैथ में उतना अच्छा नहीं हूँ या मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो मैथमेटिक्स में आते हैं, कैसे इसमें कमांड हासिल करें ताकि इसमें एक तो जो कंपटीशन की सर तैयारी कर रहे हैं उनको एक ये है कि कंपटीशन में आपको बहुत ही क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व करने होते हैं, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम फिजिक्स में कैसे कमांड हासिल करें, जो न्यूमेरिकल्स का हर्डल है कैसे इसमें स्पीड हमारी मेंटेन हो और कैसे हमारे हो जाए कि इतनी हमें नॉलेज हो जाए कि हम बहुत फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसका तो दो है इसमें, मतलब ठीक है, एक तो इसमें मेंटल हर्डल है कि वो जो न्यूमेरिक्स है वो डिफिकल्ट है, तेज है वगैरह। तो पहले तो वो मेंटल हर्डल हटानी होगी। वो कहाँ से आई मुझे पता नहीं है, शायद कमाल से आती है या हमारे क्लास में आती है, क्लास में हम शायद थोड़ा स्लो होते हैं तो उससे आती है वगैरह, ठीक है। लेकिन वो मेंटल हर्डल पहले हटानी होगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं मानते कि हम ये चीज हासिल कर सकते हैं तो हम वो कभी नहीं हासिल कर पाएंगे, आप कितना ही जतन कर लीजिए। तो पहले तो आपको मन में ठान लेना है, मन में जताना है कि नहीं नहीं मैं केपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। तो वंस दैट मैं करूंगा इज डन, तो फिर आपको बहुत सारा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट उसमें डालना पड़ेगा, है ना। तो आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे तो शुरू में बहुत स्लो होगा, हो सकता है शुरू में हो सकता है कि 5 मिनट में एक सवाल सॉल्व हो रहा हो, वो दैट इज ओके, मतलब जो भी है, लेकिन आपको ईमानदारी से करना है। फिर आप ये करते जाएंगे वगैरह, जब बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्किल्स इंप्रूव होते जाएंगी वगैरह। तो दो चीजें हैं, एक तो आपको मेंटल हर्डल क्रॉस करनी है, फिर आपको बहुत बार प्रैक्टिस करना है और आपको ट्रैक करना है अपना प्रोग्रेस। मतलब कि मेरा जो पहले एक क्वेश्चन में एवरेज में 3 मिनट लगाता था, 4 मिनट लगाता हूँ, तो वो कम हो रहा है कि 1 महीना आप ये कीजिए, 2-2 घंटे प्रैक्टिस करके डेली क्वेश्चंस वगैरह, और देखिए कि 1 महीने में कितना प्रोग्रेस हुआ है। सो दैट प्रोग्रेस इटसेल्फ वो आपको फिर मोटिवेशन देगा आगे जाने का। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको पहले तो आपको ये मेंटल हर्डल, मेंटल ब्लॉक हटाना, जो ये जो प्रेशर है सर, ये बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि फिजिक्स में कमांड हासिल करने के लिए मैथमेटिक्स में भी अच्छा होना ज़रूरी है, और आप कह रहे हैं कि आपको इससे डरना नहीं है, आपको ये सोचना नहीं है कि मैथमेटिक्स मेरे लिए हर्डल है, आपको एक मेंटल जो ब्लॉक है उसको हटाना है। हाँ वो तो है, ये उसके ऊपर मुझे दृढ़ निश्चय करना है कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना ही है, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। सर एक और सवाल है जो कई स्टूडेंट ने पूछा है, वो ये है कि क्या जो फिजिक्स की हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या हमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या प्रैक्टिकल्स पे देखना चाहिए, न्यूमेरिकल पार्ट हमारा ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए? क्योंकि सर अगर चाहे जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट सर कंपटीशन वाले हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम चाहे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर हम इंजीनियरिंग टेस्ट की तैयारी करें, तो फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट है, तो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, थ्योरी पे, मैथमेटिक्स पे, प्रैक्टिकल पे, कैसे करें इसको? देखिए थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि थ्योरी से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे वगैरह, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बेसिक्स की, मेजरमेंट यूनिट्स क्या होते हैं, एरर्स वगैरह क्या होता है, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कम से कम, है ना। और अरिथमेटिक, बेसिक अरिथमेटिक आपको डेफिनेटली अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक अरिथमेटिक आपकी अच्छी नहीं है तो आप 1 मिनट के अंदर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह एंट्रेंस एग्जाम वाले खास करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये स्किल्स होते हुए भी अगर आप मतलब एंट्रेंस एग्जाम में दिखा नहीं सकते, देन इट्स अ डिसएडवांटेज। आपको तीनों स्किल्स आपको ठीक करनी पड़ेंगी, मतलब ओके, ठीक है। और इसके लिए अब तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं वगैरह आपको ऑब्जेक्टिव्स हो। पहले तो आप जैसे एच.सी. वर्मा जी की किताब है फिजिक्स के लिए, या रजनी खरीदी की किताब है, या बीएससी में बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं वगैरह, है ना। उनसे आप पढ़ करके अपने स्किल्स ठीक कीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी है। उसके बाद जो है आपको जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में आप टारगेट करना चाहते हैं उसके जैसे 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स या 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स लेकर के उन पे आप प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्ट वाइज भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कहीं बुक्स वगैरह बहुत सारी आती हैं, गाइड्स वगैरह, तो सब्जेक्ट वाइज पहले प्रैक्टिस करेगी, ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, ये सब्जेक्ट मैं प्रैक्टिस करता हूं वगैरह। फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन पेपर वाइज कि 20 साल का 10 साल का क्वेश्चन पेपर लेकर के लेट मी डू, मतलब जो भी है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा मेरी स्ट्राइक रेट क्या है, कितना मैं सही करता हूं, कितना गलत करता हूं, और वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, उसको सुधारना एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए।
ओके सर, वैसे तो प्रोफेसर एस.सी. वर्मा की बुक्स बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन सर ये बताइए कि अगर फिजिक्स की प्रैक्टिस अच्छी करनी, जैसे आप किसी को अपने न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने हैं, कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करना है, तो कोई इसके अलावा कोई ऐसी बुक है जो आप सजेस्ट करेंगे फिजिक्स में कमांड हासिल करने के लिए, ना केवल एंट्रेंस लेवल पे, अगर बीएससी लेवल पे कोई बुक आप सजेस्ट करेंगे? कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बुक्स के नाम भी पूछे कि सर से पूछिएगा कि कौन सी बुक पढ़ें ताकि प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, तो जैसे अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग बुक्स आती हैं वगैरह, है ना? जी। 11th लेवल पे जैसे एस.सी. वर्मा जी की बुक बहुत अच्छी है। एस.सी. वर्मा जी हमारे यहीं बगल में रहते हैं, मेरे मित्र भी हैं, और उनकी बुक का मैं फैन हूँ बड़ा। और एक रैशनिक हैलिडे की बुक आती है, वो भी सारे स्टूडेंट को नाम पता होगा वगैरह। तो ये दोनों बुक्स मिला करके आई थिंक कॉन्सेप्ट्स के लिए वगैरह सबसे अच्छी बुक्स हैं। और ये दोनों बुक्स अगर आपने पढ़ ली है, कर लिया है वगैरह, या इसके साथ में जो आपको चाहिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए खास करके, तो आपको क्वेश्चन पेपर्स का बैंक चाहिए, या तो सब्जेक्ट वाइज या फिर जो भी है वगैरह। तो उसके बहुत सारी बुक्स आती हैं, मुझे नाम याद नहीं है वगैरह, ठीक है। और अब आ जाइए बीएससी पे, तो बीएससी पे तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक्स होती हैं, ठीक है। सो बीएससी में टिपिकली जैसे हम पढ़ते थे, तो मतलब टिपिकली या तो इंडियन ऑथर की बुक्स होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज वगैरह में बहुत चलती हैं, सीनियर से जूनियर वगैरह ट्रांसफर होती रहती हैं वगैरह, राइट। और या उन्हीं सब्जेक्ट्स पे कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक होती हैं जो कि काफी वेल नोन है, मतलब किसी भी कॉमन वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे तो वो बता सकते हैं वगैरह, है ना। तो टिपिकली जो फॉरेन ऑथर्स की बुक होती है वो काफी अच्छी होती है, मैंने देखा। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह पढ़नी हो तो अभी ग्रिफिथ्स की बुक एक चलती है, बहुत सस्ती भी आती है वगैरह, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैथमेटिकल फिजिक्स वगैरह के लिए जैसे जब मैं था तो आर्किन की बुक चलती थी, बहुत अच्छी थी। या ट्रेसिक की एक बुक आती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर फिजिसिस्ट या जो भी है वगैरह, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए उस तरह की बुक्स बहुत अच्छी हैं। और हर एक अलग सब्जेक्ट उसी तरह से बुक्स हैं वगैरह, मतलब थर्मोडायनामिक्स के लिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए वगैरह, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना उसके लिए। ओके सर, एक और क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा है कि एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि वो एमएससी कर रहे हैं फिजिक्स में और कह रहे हैं कि अब हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई एमएससी करने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक करना चाहते हैं? तो पॉसिबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। आई थिंक आपको बस वो गेट एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाला गेट एग्जाम क्लियर करना होगा, तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, पढ़ना होगा और फिर आप कर सकते हैं। ओके, तो जब बेसिक क्वालिफिकेशन है और आप अगर गेट एग्जाम क्लियर करेंगे तो आप इंटरव्यूज के लिए या जो भी है वगैरह एलिजिबल हो जाएंगे, फिर इंटरव्यू आपको क्लियर करना है। और आपने एक बहुत पिछले क्वेश्चन में आपने एक इम्पॉर्टेंट बात की कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी आप एमएससी कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जाहिर सी बात आप गेट एग्जाम क्लियर कर लेंगे, या कोई और भी एंट्रेंस एग्जाम है तो आप क्लियर कर सकते हैं उसमें, लेकिन सब्जेक्ट में कमांड हासिल होना बहुत ज़रूरी है। ये सब्जेक्ट में कमांड होना बहुत ही बेसिक है, क्योंकि आप आगे भी कहीं भी जाएंगे वगैरह तो वहाँ उसी सब्जेक्ट की कमांड आपको काम आएगी, है ना। बिल्कुल। एग्जाम वाली जो प्रैक्टिस होती है, जो लिमिटेड समय में ऑब्जेक्टिव सवाल, वो हमारा फिल्टरिंग मैकेनिज्म है। रियल लाइफ प्रॉब्लम में आपको वो कम काम आएगी, मतलब रियल लाइफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं या रियल लाइफ साइंस प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें समय लंबा होता है आपको सॉल्व करने के लिए वगैरह। तो वो 1 मिनट में एक सवाल हल करना है, वो स्किल जरूरी है हमें फिल्टरिंग के लिए, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे बच्चे हैं वगैरह, इतना नंबर है कि हम लोग कोई भी मतलब फिल्टरिंग प्रोसेस सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू नहीं हो सकता है, इसलिए हमें वो जरूरी है। तो वो एक अलग स्किल है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को क्रैक करना लिमिटेड समय में, और एक सब्जेक्ट की कमांड, तो दोनों स्किल्स आपको चाहिए होगा। की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, वो एग्ज़ाम में लिख तो आते हैं, लेकिन जैसे एंट्रेंस जैसे जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो कई बार अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, और जैसा कि आपने भी कहा कि स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं, तो आप बताइए कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि अगर वो जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो किस फीलिंग के साथ जाएँ कि उन्हें किसी भी तरह की वो एक जो ना नर्वसनेस है उसको कैसे ओवरकम करें। देखिए, इसके 2-3 चीजें हैं। मतलब पहले तो आपको ये सोच करके जाना होगा कि इंटरव्यू जो लेने वाला है वो आपके मित्र हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं, है ना। टिपिकली हमें सबसे ज्यादा डर होता है कि वहाँ इतने बड़े प्रोफेसर बैठे होंगे या वहाँ उतने बड़े सीनियर बैठे होंगे वगैरह, वो क्या पूछेंगे वगैरह, ठीक है। और ये मिस्टेक मैं भी करता था जब मैं उस एज में था वगैरह। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि मतलब जो इंटरव्यू आपका लेना चाह रहे हैं वो भी आप लोगों में से अच्छे बंदों को लेना चाह रहे हैं वगैरह, जो नंबर 1 है। नंबर 2 है लाइक एनी एग्जाम, मतलब किसी भी और एग्जाम की तरह इंटरव्यू में अच्छा करने का ट्रिक है कि आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए,
तो आप अपने दोस्तों के साथ या लोकल जो आपके टीचर हैं या जो भी आपके जानकार दोस्त हैं वगैरह, उनके साथ आप एक इंटरव्यू कंडीशन सिमुलेट कर सकते हैं कि वो आपसे सवाल पूछे और आप उसका जवाब दे वगैरह। तो एक बार चूंकि अगर वो ओरिएंटेशन टाइप का हो गया वगैरह, आसान होता है, ये मैंने देखा है। ओके। अच्छा सर, एक और सारे बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे सवाल पूछे हैं। जैसे एक शिवांग कुमार है, वो कह रहे हैं कि हाउ टू डील विद मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 11th। वो कह रहे हैं कि जैसे हमको कंपटीशन में जाना है और सर इमीडिएट कुछ नहीं हो सकता, अगर बच्चा 10th में है या 11th में है, कैसे वो स्टार्टिंग से ही अपने मैथमेटिक्स को किस तरह से डील करे ताकि आफ्टर 12th जब वो फिजिक्स में किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहता है, वो एक्सीलेंस हासिल करना चाहता है, तो वो अपने मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करे। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या फिजिक्स में कमांड हासिल करने के लिए किसी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है? आपके सवाल का मैं पहले जवाब देता हूँ जी। ठीक है। तो फिजिक्स में जैसे आगे अगर कुछ भी करना है तो मैथमेटिक्स में एटलीस्ट रीजनेबल कमांड तो होनी चाहिए। ओके। ठीक है। चाहे भले ही फिजिक्स में आप आगे एक्सपेरिमेंट करें, थ्योरी करें या फिजिक्स और किसी इंजीनियरिंग फील्ड में लगाएं वगैरह, तो मैथ्स तो उसमें आएगी ही वगैरह। ठीक है, उससे आप बच नहीं सकते हैं वगैरह। और दूसरा है कि आप जैसे अगर क्लास 11 में हैं और आप सोच रहे हैं कि इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे, उसके लिए मैथ्स कैसे वगैरह तैयारी की जाए वगैरह, तो उसका पहला ट्रिक तो है कि ये सवाल ही गलत है। ठीक है, सवाल गलत इसलिए है क्योंकि आप बहुत लंबा सोच रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि अभी मैं क्या तैयारी करूं जो 4 साल के बाद आप मेरे काम आएगी वगैरह। अगर आप 10th में या 11th में है, अगर आप 10th में हैं तो आपको सोचना चाहिए कि ये जो मेरी किताब है, जो प्रिस्क्राइब किताब है सीबीएसई की, आईसीएसई की या बोर्ड की जो भी है, इसको मैं कैसे मास्टर करूं। ठीक है, आप छोटे से शुरू कीजिए, आप अपनी किताब को मास्टर कीजिए। उसी किताब में जो भी आपका कंटेंट है वगैरह, वो आपको आगे चल करके काम आएगा वगैरह। एक बार आपकी किताब मास्टर हो गई, देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस वगैरह कैसे हैं, उस तरह की बुक हम कुछ करते हैं मास्टर। ओके। अच्छा, इसमें जैसे सर तो ये जो है ओके एनालिसिस बाय पैरालिसिस का एक एग्जांपल है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, उसके कारण जो बेसिक काम जो हमें करना है सही से, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके। अच्छा सर, ये मैथमेटिक्स का है, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, उसमें ये जब फिजिक्स की बात आती है तो बच्चे मैथमेटिक्स को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे सर, इसमें से एक स्टूडेंट ने ये कहा कि जब हम बात करते हैं, इसमें बहुत सारे एक और पार्ट इसमें है, हाउ टू डील विद मैकेनिक्स ऑफ फिजिक्स। जो उनका कहना है कि स्टूडेंट का कहना है कि जो फिजिक्स का जो मैकेनिक्स पार्ट है वो बहुत टफेस्ट पार्ट है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इसको कैसे ओवरकम किया जाए? ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा जी। ठीक है, सो मैकेनिक्स एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है अगर टोटल 11-12 का फिजिक्स के सब्जेक्ट देखेंगे तो। ठीक है, उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें से क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं वगैरह। और कुछ उसका जो है डर, ये हम लोगों ने भी बनाया हुआ है। जेईई एग्जाम जो हम लोग क्वेश्चन पेपर वगैरह सेट करते हैं, खास करके पुराने जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें काफी डिफिकल्ट ये सवाल वगैरह रहते थे, खास करके मैकेनिक्स के वगैरह। तो कुछ डर इसका हम लोगों ने भी बनाया हुआ है, लेकिन आई थिंक उसका भी रास्ता वही है जो मैंने पहले बताया था। आप जो अपने बुक्स में जो प्रॉब्लम दिए हुए हैं, पहले उनको आप मास्टर कीजिए, जो मेन कॉन्सेप्ट है आप उनको मास्टर कीजिए। ये दोनों ने आपने एक बार कर लिया वगैरह, तो आप धीरे धीरे इसका प्रोग्रेस आप कर सकते हैं वगैरह। लेकिन आप एक बार में सोचेंगे कि मैकेनिक्स में पूरा 1 महीने में कर लेता हूँ या 1 दिन में कर लेता हूँ वगैरह, तो फिर वो कभी नहीं होगा वगैरह। तो सभी चीजों का सोल्यूशन वही है कि आप छोटा सोचिए, छोटा टारगेट रखिए, छोटा टारगेट अचीव कीजिए, फिर उसको बढ़ाइए स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, जैसे एक और स्टूडेंट हमारे अभिषेक तिवारी हैं प्रयागराज से, इन्होंने फ़ोन भी किया था, रिटर्न भी क्वेश्चन मुझे भेजा, वो भी मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये टफेस्ट पार्ट है। सर, क्या आपको भी लगता है कि जो मैकेनिक्स है वो फिजिक्स का बहुत ही सबसे टफ पार्ट है? नहीं, मुझे नहीं लगता है वगैरह, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग ये होगा वगैरह। ठीक है, लेकिन मैकेनिक्स का क्या है कि जब आप शुरू करेंगे 11th वगैरह, तो सबसे पहले वो मैकेनिक्स ही आता है सब्जेक्ट, है ना। और उसके साथ जो डर है, मतलब कि जेईई एग्जाम में मैकेनिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह आते हैं जी, आधा तो डर जो है हमारा आता है कि हमारे सीनियर वगैरह ने क्या कहा, या हमारे दोस्त लोग क्या बताते हैं, या जहां हम कोचिंग करते हैं वो लोग क्या कहानी सुनाते हैं वगैरह। आधा डर वहां से आता है। तो अगर हम उनकी बात छोड़ दें और खुद के लिए ट्राई करें, तो मेरे ख्याल से आधे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, क्योंकि हम डर के साथ शुरू करते हैं तो हम मतलब दूर बैठ करके शुरू करते हैं, अगर उसके पास जाना होगा। और अगर हम अपने मतलब डर से के साथ नहीं चलते हैं वगैरह तो हम उसके पास जाकर के पढ़ सकते हैं वगैरह, और स्टेप बाय स्टेप करने से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है मैकेनिक्स। कोई सर इसका बहुत और भी स्टूडेंट ने इसी को लेके पूछा, कोई सर इसकी ट्रिक है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, कोई ऐसा तरीका है कि हाउ टू मेक इट ईजियर, मैकेनिक्स को आप समझ पाएँ तो इसको ईजी कैसे बना सकते हैं? प्रैक्टिस आपने बताया इसके। या सी मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स प्रॉब्लम जो है उसमें तो फोर्स डायग्राम मेरे ख्याल से सबसे जरूरी चीज होती है। तो एक बार हमें अगर क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या क्या हो रहा है, क्वेश्चन के क्या क्या पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फोर्स लग रही है, उनके हमने इक्वेशन लिख लिए, फिर हमें बस समझना है कि निकालने के लिए क्या कहा गया है। एक बार हमने वो समझ लिया तो फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। सर कुछ ऐसे सवाल, जैसे एक नीतीश है, नीतीश चौहान है, वो कह रहे हैं कि मैं फिजिक्स में बहुत खुद को इंटेलिजेंट बनना चाहती हूँ, मतलब मैं आई वांट टू गेट एक्सीलेंस और इंटेलिजेंस इन फिजिक्स, तो ये मैं कैसे हासिल करूँ? किसी भी चीज में एक्सीलेंस का पॉइंट वही है कि उसको छोटी छोटी चीजों में तोड़ना पड़ेगा वगैरह, है ना। तो जैसे अगर मैंने एस.सी. वर्मा जी की किताब से शुरू किया तो मैं एस.सी. वर्मा जी की किताब चैप्टर बाय चैप्टर वगैरह जो है खत्म करता हूँ या करती हूँ, जो भी है वगैरह, है ना। वो हो गई तो रेशनिंग हॉलिडे करते हैं या रेशनिंग हॉलिडे से शुरू करते हैं वगैरह। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, वन थिंग एट अ टाइम। अब टारगेट बनाइए कि मुझे पहले मैकेनिक्स में क्लियर करने हैं अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए, पहले वो कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। और सेम ये बीएससी में भी है। इनफैक्ट आज भी मैं भी कोई नया सब्जेक्ट पढ़ता हूँ वगैरह, हम लोग रिसर्च करते हैं वगैरह, तो ये वही है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कहाँ हैं, वहां से शुरू करते हैं, कौन से मेन पेपर हैं वहां से शुरू करते हैं, फिर उसके ऊपर बिल्ड करते हैं कहानी, फिर उसके ऊपर कुछ नई रिसर्च होगी वगैरह। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही रहेगा कि कोई भी प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं, गोल है, उसका प्रॉब्लम कि हम लोग बड़ा सोचते हैं ब्लॉक में, मतलब उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और फिर छोटे छोटे पार्ट्स को कैप्चर करना आसान होता है और डर भी नहीं लगता है। ओके सर, ये बताइए, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, वो एक फील करने का सब्जेक्ट है, इट इज़ ऑल अराउंड यू, फिजिक्स आपके आसपास है एंड यू हैव टू फील इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो एक सर इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को, किसी भी, मतलब मैंने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल इस तरह के भी थे। एक स्मिता कुमारी, वो कह रही है कि मैं फिजिक्स की टीचर बनना चाहती हूँ। तो सर जो टीचर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल पार्ट है, हाउ टू फील इट, ये कैसे लोगों को, ये कैसे डेवलप होना चाहिए? ये तो करते करते आएगा, ठीक है। इसका भी वही प्रॉब्लम है कि हम लोग पूरे ब्लॉक में सोच रहे हैं कि आ जाए वगैरह, वो नहीं होता है, ये ब्लॉक्स में आएगा। तो जैसे आप एस.सी. वर्मा जी की किताब पढ़िए, उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे किस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा वगैरह, आप घर में ट्राई कीजिए, ठीक है। और दूसरा आता है, आप दूसरों को पढ़ाइए, ठीक है। आपसे जूनियर कोई है, आपके दोस्त कोई है जो कम जानते हैं वगैरह, आप उनको पढ़ाइए, उनकी मदद कीजिए वगैरह। तो बताने से काफी ज्यादा आता है। हाँ, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बताया। पढ़ाने से, किसी को समझाने से, कई बार आप दूसरे को जब समझाते हैं तो आप उसके और भी प्रैक्टिकल उसमें डिटेल में चले जाते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। जी जी, देयर इज अ कोट, फेमस कोट, मतलब जो कहा जाता है कि टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। राइट। तो अगर आप सबसे अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप दूसरों को पढ़ाइए। ओके सर, एक और मुंबई से एक स्टूडेंट है विशाल दुबे, उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द की पॉइंट्स टू एक्सेल इन फिजिक्स। शायद वो ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो वो ये स्टूडेंट बहुत सारे पूछ रहे हैं हमसे कि फिजिक्स को वही बहुत हमें ऐसी आसान लगने लगे, हम किसी भी कंपटीशन में जाए। एक सर जो सबसे बड़ा हमने देखा है कि स्टूडेंट का जो बहुत, एक आपने भी बताया कि डर, वो अगर वो इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वो डर रहे हैं, अगर वो जेई के एग्ज़ाम में जा रहे हैं वो डर रहे हैं, उनको एक डर इतना ज़्यादा है। ऐसा नहीं, क्योंकि सर एक बड़ी कॉमन सी जो इशू आता है स्टूडेंट के साथ में, वो ये कहते हैं कि नहीं, मैंने 10 इयर्स के 15 इयर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हमने कोचिंग अटेंड करी, हमने बहुत सारी, हमने बुक्स पूरी पढ़ डाली और हमने तो 10th और 12th की बुक्स को 10 बार रिपीट भी कर दिया, कोई चैप्टर नहीं छूटा, लेकिन शायद वो जो एक्सीलेंस है वो नहीं आ पा रही है। कैसे वो हासिल हो सकती है? नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको।
तो इसमें दो पार्ट है आपके क्वेश्चन में, एक तो डर है और मास्टरी कैसे हासिल की जाए वगैरह, है ना। जी। तो मैं ये रिपीटेटिव आंसर है, मास्टरी हासिल करना है किसी भी चीज को पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, ठीक है। अब जैसे मुझे फिजिक्स में मास्टरी हासिल करनी है लेट्स से 11-12 लेवल पे, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग 20 चैप्टर्स होंगे लेट्स से, तो मैं 20 चैप्टर्स के बारे में सोचूंगा तो बहुत दिक्कत है, मैं डर से शुरू करूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आई विल बी डम बाय पैरालिसिस वगैरह जो भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए चैलेंज है मेरा जो भी है, आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। आप वो चैप्टर उठाइए जिससे आपको डर लगता है, एक चैप्टर उठाइए कोई भी, ठीक है, और बाकी छोड़ दीजिए, बाकी आप भूल जाइए कि आपको और कुछ भी करना है। आप बोले कि मुझे बस ये चैप्टर 15 दिन में ये मुझे मास्टर करना है, लेट्स 15 दिन में, एक सप्ताह में, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है। आप एक चैप्टर पे फोकस कीजिए, जो भी बुक आपको अच्छी लगती है, एस.सी. वर्मा जी की, रैस्निक हॉलिडे जो भी है वगैरह, और उससे आप उसको पहले तो पूरा पढ़िए, ठीक है। फिर उसके जो भी बुक के जो प्रॉब्लम्स हैं, छोटे छोटे सॉल्व एग्जाम्पल भी वगैरह, वो आप नियम से कीजिए। फिर जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसको एक बार नियम से कीजिए, एक बार में नहीं होगा, आप दोबारा कीजिए, दोबारा कीजिए, एकदम ईमानदारी, जितनी ईमानदारी से आप कर सकते हैं समझ करके, उतनी ईमानदारी से आप कीजिए, फिर आपको खुद ही आपका प्रोग्रेस पता चल जाएगा। और एक बार आपने ये मेथड सीख लिया तो फिर अगला चैप्टर रिपीटेड बेसिकली। तो छोटे छोटे ब्लॉक्स बना करके आप बिल्ड कीजिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी वगैरह। और मदद लीजिए, दोस्तों की मदद लीजिए, कोई आपके टीचर हैं उनकी मदद लीजिए वगैरह, कहीं आप अटकते हैं तो वगैरह। ओके सर, एक और क्वेश्चन है जो कई स्टूडेंट ने पूछा है, क्योंकि हमने आपके प्रोफाइल में डाला था कि आपने आईएससी से पीएचडी की है। बहुत सारे स्टूडेंट सर हमसे पूछा है कि कैसे हम आईआईएससी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, कोई किसी और कॉलेज से बीटेक कर रहा है, कैसे एडमिशन लें, क्या प्रोसेस होता है, कब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है, ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा है। अच्छा, इसका मुझे प्रिसाइज आंसर नहीं पता है, लेकिन ये तो हम लोग आईआईएससी की वेबसाइट वगैरह पे देख सकते हैं कि उनका एडमिशन प्रोसेस क्या है वगैरह। तो जब मैं था तो उनका अलग से एग्जाम हुआ करता था, आईआईएससी का डुअल डिग्री का अलग से एग्जाम हुआ करता था। लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो लोग केवीपीवाई के थ्रू लेते हैं डुअल डिग्री, जो बीएससी पीएचडी दोनों कंबाइन करके जो प्रोग्राम है वो केवीपीवाई से मेरे ख्याल से लेते हैं। और जैम वगैरह के एग्जाम होते हैं उनके थ्रू लेते होंगे, तो मुझे पता नहीं है। लेकिन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम बेसिक साइंसेस में जैम वगैरह के थ्रू होता है, और गेट से भी लेते होंगे स्टूडेंट्स फॉर श्योर, क्योंकि हम लोग भी लेते हैं, हमारे भी यही रफली सिमिलर एडमिशन प्रोसीजर है आईआईटी कानपुर में। और हाँ, गेट से, जैम से, और यूजीसी सीएसआर के लोगों को भी लेते हैं, यूजीसी सीएसआर में जिन्होंने अच्छा किया है वगैरह। तो 2-3 ये एंट्रेंस एग्जाम है कॉमन, उसके थ्रू लेते हैं। ओके बाकी आप इस इंस्टीट्यूट की आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे पूरी जानकारी होती है कि कब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें आप उस वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं। सर एक और सवाल है, अब वो भी बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, बड़ा कॉमन सा सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स में करियर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जैसे कि सर एक तो होगा कि आप जेई करिए और आईआईटी में आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन इसके अलावा कोई किसी का मान लीजिए इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, लेकिन वो फिजिक्स में कमांड हासिल करना चाहता है, तो बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, और क्या क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? प्रोफेसर बन सकते हैं मेरी तरह, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, है ना सर। टीचिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटी होंगी, क्योंकि आप इंडस्ट्री में भी बहुत सारे फिजिसिस्ट वगैरह जाते हैं, मुझे पता है। ठीक है, टीचिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, स्कूल, कॉलेजेस और अलग अलग लेवल पे वगैरह। और इसके अलावा भी फिजिसिस्ट और कोई भी जो भी ओपन एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, वो सब दे करके आप जो भी और कोई भी करियर एवेन्यूज आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। ओके अच्छा, एक सर और एक राकेश कुमार है, उन्होंने पूछा है कि एक ये बड़ा सर कॉमन है, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने पूछा है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक हासिल करने के लिए आपको क्या लगता है, आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है, कोचिंग पढ़ना ज़रूरी होता है कि सेल्फ स्टडी करना ज़रूरी होता है, किसी भी मतलब एक अच्छी रैंक हासिल करने के लिए, या ओवरऑल देखें कि सक्सेस हासिल करने के लिए आपको क्या लगता है कि आपको बेस्ट टीचर मिलना बहुत ज़रूरी है, आपको कोचिंग करना, आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, या कोई भी व्यक्ति चूँकि किसी छोटे शहर में रह रहा है, वो बड़े शहरों में आके कोचिंग नहीं अटेंड कर सकता, या उसको बहुत अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो क्या वो सेल्फ स्टडी से भी कर सकता है? मुझे डेफिनेटली लगता है कि सेल्फ स्टडी से कोई भी कर सकता है वगैरह, क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल, मतलब लेट्स से
कि जेई की कोचिंग अगर आप देखें तो कोटा वगैरह में बहुत ज्यादा कोचिंग होती है वगैरह, राइट, और बहुत सारे बच्चे होते होंगे, मतलब लाखों में बच्चे होते होंगे जो कोटा में कोचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से सबका तो नहीं होता आईआईटीज वगैरह में एडमिशन, है ना। तो ऑब्वियसली सिर्फ कोचिंग सब कुछ नहीं है, मतलब ठीक है, कोचिंग जो आपको करती है जिस चीज में मदद करती है, दो एस्पेक्ट है। एक तो हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, उसके अलावा हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम सही से देना आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कोचिंग जो है वो आपके सेकंड चीज में ज्यादा मदद करती है और फर्स्ट चीज में भी थोड़ी मदद करती है, मतलब लेकिन सेकंड चीज जो हम लोग घर में अगर हम लोग खुद से तैयारी करें तो हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से कभी तैयारी नहीं करते, हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं देते, हम लोग एग्जाम सेटिंग में प्रैक्टिस नहीं करते वगैरह, ठीक है। तो कोचिंग वहां बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है, आप वो भूल जाइए कि आप कोचिंग में हैं या आप खुद से तैयारी कर रहे हैं या आप कहाँ हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको समझ में आया कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स हैं वगैरह, और आप कंसिस्टेंटली ओवर 2 साल या 1 साल के ऊपर आप काम कर रहे हैं वगैरह, और आपने दोनों एस्पेक्ट्स कवर किए हैं कि मेरा बेसिक्स भी क्लियर है और जो एंट्रेंस एग्जाम वाली टेक्निक्स हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, लास्ट 20 ईयर के 10-20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से मैं फेमिलियर हूँ, आपने पूरा ईमानदारी से किया है, मतलब आपको आता है। एंट्रेंस एग्जाम में आप अकेले होंगे, ठीक है, वहां आपको सॉल्व करना है, अगर आपने ईमानदारी से किया है तो मेरे ख्याल से सबका बराबर चांस है। ओके सर, कोचिंग क्या हेल्प करती है कि आपको उस तरह की क्या? बिल्कुल सर, एक स्टूडेंट है राज, वो नेपाल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो कह रहे हैं कि मेरा ड्रीम है कि मैं किसी इंडिया में आईआईटी में पढ़ना चाहता हूँ, बीटेक करना चाहता हूँ या आईआईटी में आना चाहता हूँ, तो मेरे लिए वो जेई की तैयारी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूर आप सर से पूछिएगा कि मैं कैसे आईआईटीज़ में मैं कैसे मेरी एंट्री हो सकती है। मेरे पिछले वाले सवाल का जवाब है ना, ईमानदारी से तैयारी करनी होगी और दो एस्पेक्ट्स हैं तैयारी के, मतलब एक तो हमें जो है बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, ठीक है। सो टिपिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जाम होता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही मेरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और मैंने बहुत सारे एग्जाम एंट्रेंस के हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए, और मुझे मेरी स्ट्राइक रेट वगैरह पता होनी चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन सही करता हूँ, गलत करता हूँ, उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टिपिकल। ओके सर, एक और स्टूडेंट है अनन्या है, उन्होंने पूछा है कि मैं 12th के बाद साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मुझे किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ये तो जिस डायरेक्शन में भी आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उस दिशा में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। सो बहुत बार जो है ना, मतलब ये सही भी है, मैं भी ऐसे ही सवाल पूछता था जब मैं वहां था वगैरह, तो ये सवाल होना चाहिए कि मतलब और स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं ये वाला साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, इसके लिए मैं कैसे आगे बढ़ूं, है ना। लेकिन जब हम छोटे होते हैं वगैरह, उस एज में वगैरह, मुझे भी नहीं पता था वगैरह कि मैं फिजिक्स करना चाहता हूँ, फिजिक्स में कौन से क्षेत्र में जाना चाहता हूँ वगैरह, मतलब तो उस समय ये सवाल होते हैं कि मतलब आईआईटी में जाना मेरा ड्रीम है, ठीक है, लेकिन आईआईटी में जाना कैन नॉट बी अ ड्रीम, मतलब ठीक है, आईआईटी में जाना इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ ड्रीम। मतलब मेरा ड्रीम होना चाहिए कि जैसे मैं बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या बहुत अच्छा फिजिसिस्ट बनना चाहता हूँ, कुछ इस तरह का ड्रीम होना चाहिए, है ना। और ये सवाल ठीक है, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन उससे स्पेसिफिक है कि आप किस क्षेत्र में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं वगैरह। आपको बाकी सब्जेक्ट की भी पढ़ाई ईमानदारी से करनी पड़ेगी, लेकिन उस क्षेत्र में और ज्यादा पढ़ाई कीजिए वगैरह, है ना, तो आप और आगे जाएंगे। तो सर मुझे लगता है ये अनन्या ये पूछना चाह रही है कि जैसे हमने 12th कर लिया, अब तो जाहिर सी बात है साइंटिस्ट बनना चाह रही हैं, तो इनका ये शायद पूछने का मतलब है कि मुझे आईआईटीज़ वगैरह में जाना चाहिए या सिंपल मुझे बीएससी एमएससी पीएचडी कर लेनी चाहिए, रिसर्च कर लेनी चाहिए, ये शायद ये पूछना चाह रही हैं। नहीं, हाँ, सॉरी, सो मेरे ख्याल से देखिए, एजुकेशन के मामले में आज मुझे लगता है कि आपको जब भी किसी भी आईआईटी या आईएससी या इस तरह के मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपको बीएससी एमएससी करने का मौका मिले, आपको वहां जाना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और वहां लोग एक्चुअली रिसर्च करते हैं, है ना, और आप वही बनना चाहते हैं, तो जहां उस तरह के लोग ज्यादा हों वहां आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज में भी लोग रिसर्च करते हैं वगैरह, यूनिवर्सिटीज में भी अच्छी पढ़ाई होती है वगैरह, लेकिन वो जगह ज्यादा फायदा करेंगी जहां लोग एक्चुअली रिसर्च कर रहे हैं। ओके सर, एक्चुअली ये मैं आपसे कहूँगी, एक्चुअली बहुत सारे सर स्टूडेंट्स और वाकई में हमारे यहाँ गाइडेंस की भी बहुत कमी है। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब उनका ड्रीम तो होता है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के डॉक्टर कलाम बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं, लेकिन सर बहुत सारे लोग स्टूडेंट समझ नहीं पाते या पेरेंट्स या टीचर भी उनको नहीं बता पाते। आप सर बताइए, अगर ये सवाल पहले भी बहुत बार मेरे सामने आया है
एक तो लोग बहुत स्टूडेंट जो साइंस ओलंपियाड में जाना चाहते हैं वो लोग भी बहुत सवाल पूछते रहते हैं। आप सर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बताइए, जैसे आप, ये तो हो गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर बहुत रेप्यूटेड है, लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट का वहाँ एडमिशन ना हो पाए, तो इंडिया में कैसे कितने ऐसे बेस्ट साइंस के इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बिल्कुल एक रिसर्च बेस्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, और क्या 12th के बाद या फिर बीएससी के बाद वहाँ पे वो एडमिशन बच्चे ले सकते हैं? कुछ ऐसे क्या इंस्टीट्यूट है, कैसे बच्चे जानकारी इसके बारे में उनको मिल सकती है? ठीक है, तो अभी तो जैसे सारे आईआईटीज ऑलमोस्ट मतलब यूजी एडमिशन भी लेते हैं, मतलब 12th के बाद एडमिशन लेते हैं ये बीटेक और बीएस प्रोग्राम्स के थ्रू। और आईआईटीज बहुत सारे हो गए हैं अभी तो, है ना, ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक आईआईटी है। इसके अलावा हमारे यहाँ नए आईएसआर खुले हैं, इंडियन स्कूल ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके। वो भी 14-15 हैं देश में वगैरह, उनमें भी काफी अच्छी रिसर्च होती है। और वो भी बीएससी लेवल पे एडमिशन लेते हैं, मतलब एमएससी के लिए एडमिशन लेते हैं और एमएससी पीएचडी के लिए भी एडमिशन लेते हैं और सिर्फ पीएचडी के लिए भी एडमिशन लेते हैं, तीनों स्ट्रीम में एडमिशन लेते हैं। और इसके अलावा काफी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनके अलग अलग लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह हैं, तो ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इनके अलावा हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी बहुत अच्छी हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी काफी रिसर्च होती है वगैरह, तो जो भी आपके स्टेट में टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वगैरह, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं वगैरह। ओके। बाकी आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि जो हमारी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से हैं, और अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सारी आपको जानकारी दी हुई थी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। और आप, क्योंकि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक, इसीलिए मैं आपसे बात भी करना चाह रही थी कि हमें सर स्टूडेंट को बताने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि बस IITs, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ IIT ही आपका गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि IITs लिमिटेड है, वहाँ की सीट लिमिटेड है, लेकिन यहाँ आपकी लाइफ, आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं हो जाती हैं, बहुत सारा स्कोप है। जैसे आपने खुद कहा कि आपका जेई में नहीं हुआ, लेकिन आपने बीएससी किया, आपने एमएससी किया, पीएचडी की, और आप अब आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, यानी आपके लिए स्कोप और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। और सर एक स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि जिनका सर सेकंड टाइम नहीं जेई में हुआ, उनको लगता है कि अब मैं बहुत बेकार, एक तो सर ये फीलिंग आ जाती है स्टूडेंट में कि शायद मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं कर नहीं पाया, मैं कहीं कुछ कमी रह गई, इतना प्रेशर टीचर का, पेरेंट्स का, इतना स्टूडेंट परेशान है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि क्या क्या वो कर सकते हैं। नहीं जेई में हुआ, मेडिकल में भी नहीं हुआ, लेकिन दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ और योर करियर, आप कहीं भी जा सकते हैं। दैट इज करेक्ट। तो पिछले बार मैंने बताया कि जो प्रीडोमिनेटली साइंस के इंस्टीट्यूट्स बताए थे वगैरह, तो इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वगैरह, है ना। तो जैसे गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स में एनआईटीज हर स्टेट में होंगी वगैरह, उसके अलावा भी कॉलेजेस होंगे, और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं वगैरह, ठीक है। तो रिगार्डिंग नॉट गेटिंग इनटू जेई में नहीं होना और उसके बाद भी सक्सेसफुल का मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे सारे दोस्त जो मेरे बीएससी वगैरह में थे, आज बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में हैं, आईटी जॉब्स में हैं, इंडस्ट्री जॉब्स में हैं वगैरह, और सबका जेई में नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे अपने भाई वगैरह हैं, कजन वगैरह हैं, सब आज बहुत अच्छी जगह हैं, ठीक है। मेरा भाई यूएस में है, माइक्रोसॉफ्ट में, मेरा कजन भी यूएस में है, किस कंपनी में है मैं भूल गया। मेरा कजन दिल्ली में किसी कंपनी में है, वो साउथ अफ्रीका में था कुछ साल वगैरह। तो बहुत सारे मेरे कजन वगैरह, दोस्त लोग वगैरह जो भी हैं वगैरह, जिनका जेई में नहीं हुआ था। बहुत लोगों ने प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग की, मेरे भाई ने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी वगैरह, लेकिन जो 4 साल का उसको समय मिला उसमें उसने एकदम ईमानदारी से इंजीनियरिंग की, ठीक है। फिर उसने एमटेक लेवल पे आईआईटी से किया, और उसके वो जॉब में था, उसको जॉब मिल चुका था, काफी अच्छा जॉब था वगैरह, लेकिन उसका वो था कि नहीं आईआईटी से एमटेक करेंगे, तो उसने आईआईटी से एमटेक किया फॉर एग्जांपल 4 साल के बाद, है ना। और उसमें वो था कि भाई उस समय मेरा नहीं हुआ क्योंकि हमें नहीं पता था कैसे एग्जाम देना है वगैरह। 4 साल का ड्यूरेशन काफी होता है वो सब सीखने के लिए और अपने खामियों को ठीक करने के लिए वगैरह। उसके बाद उसने वो आया इसमें वगैरह, है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू टेक सम अदर पाथ विद व्यू कि मतलब भविष्य में वहां जाएंगे, और अंदर ही अंदर तैयारी करते रहिए अगर आप पहुंच जाएंगे। डिटर्मिनेशन होना चाहिए और एफर्ट कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। ओके सर, एक और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। एक अंकुर है, अंकुर ने कहा है कि
क्या सर उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए मैं 10th में पढ़ रहा हूँ, तो अपने आसपास एक रियल लाइफ में जो फिजिक्स है, जैसे लोग कहते हैं कि फिजिक्स को फील करना चाहिए, कैसे हाउ कैन आई रिलेट माई रियल लाइफ विथ फिजिक्स, ताकि एक फिजिक्स में मुझे कमांड हासिल हो, और आगे अभी उन्होंने तय नहीं किया, लेकिन क्या हम अपने लाइफ से जो लाइव आसपास हम चीज़ें देख रहे हैं उससे कैसे हम फिजिक्स की पढ़ाई को कनेक्ट करें? ये तो दोनों चीजें पैरेलल में चलेंगी, अगर आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। आप सिर्फ चीजों को देख करके कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि किसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन आप अगर साथ में पढ़ रहे हो, तो जैसे आपने कुछ पढ़ा, मैकेनिक्स वगैरह पढ़ा, तो रियल लाइफ में आप देख सकते हैं कि पेंडुलम वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, घड़ियां कैसे काम कर रही हैं वगैरह, और उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में फिर और पढ़ भी सकते हैं वगैरह। आजकल तो इंटरनेट पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज वगैरह हैं, बहुत अच्छे अच्छे, है ना। तो ये दोनों पैरेलल में चलेंगे, कनेक्ट करना और पढ़ना, और ये अच्छा तरीका है डेवलपमेंट का, मतलब किसी भी क्षेत्र में। ओके सर, कुछ स्टूडेंट ने आपके बारे में ये पूछा है कि सर जब आप 10th में या 12th में पढ़ते थे, बीएससी कर रहे थे, तो आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? बहुत स्टूडियस थे, हमेशा बुक से चिपके रहते थे, या आप सोशल थे, थोड़ा अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते थे? आप किस तरीके के स्टूडेंट थे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। तो मैं क्लास 6-7 तक बहुत ही गंदा स्टूडेंट था, मतलब गंदा इन द सेंस कि मतलब डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट, मतलब मुझे पता नहीं था क्या करना है। मैं कभी अच्छे दोस्त बन गए तो पढ़ लिया, थोड़ा गंदे दोस्त बन गए तो इधर उधर खेल करके टाइम पार हो गया वगैरह। लेकिन क्लास 7 या 8 में मैंने डिसाइड किया कि नहीं कुछ करते हैं, मैं मतलब पढ़ाई में कुछ करना चाहूंगा और यही तरीका है जिससे मैं बाहर जा सकता हूँ, कुछ अपने लिए लाइफ बना सकता हूँ वगैरह। तो उसके बाद मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मैं थोड़ा वीक स्टूडेंट था, लेट्स से, वो गैप भरने के लिए वगैरह, है ना। और फिर मेरी इंग्लिश भी बहुत कमजोर थी, तो मुझे इंग्लिश में भी बहुत मेहनत करनी पड़ी 10th तक आई थिंक, मतलब। लेकिन 10th तक फिर सब ठीक हो गया था और फिर मैं अच्छा स्टूडेंट था। तो मैं स्टूडियस स्टूडेंट था, लेकिन मेरी अच्छी सोशल लाइफ थी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दोस्त बहुत सारे थे और अच्छे थे। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था कभी, बट दैट में भी फैमिली ट्रेट, मतलब जो भी है। लेकिन अदरवाइज सोशल लाइफ थी, ठीक था और अच्छा स्टूडेंट था। मैं हमेशा पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ जो पढ़ता था वो ईमानदारी से पढ़ता था। तो आपके भी पेरेंट्स कभी आपको प्रेशराइज करते थे, नहीं तुम्हें आईआईटी में ही जाना है, यही पढ़ना है? मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन जैसे मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन थी ना, तो हमारे छोटी सी दुकान वगैरह थी धनबाद में वगैरह, तो उन्हें जानकारी नहीं थी कि कैसे आगे बढ़ना है वगैरह। और हमें जितनी जानकारी थी उस समय, उसके हिसाब से अगर आपको आगे पढ़ना है तो या तो इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल करना है, ठीक है। और उस समय जो हमारी, जब मैं सबसे बड़ा था, तो हमारी फाइनेंशियल हालत इतनी नहीं थी कि मैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकूं। तो आपको मतलब जो है गवर्नमेंट कॉलेज से ही कुछ करना है वगैरह, तो वो था मतलब कंस्ट्रेंट बेसिकली। तो उस समय चूंकि हमें सिर्फ मेडिकल और जेई मतलब इंजीनियरिंग ही पता था, तो इसलिए वो जेई का सॉर्ट ऑफ प्रेशर था, ठीक है। और मैं अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन मैंने जो गलतियां की थी वो ये थी कि मेरे कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छे थे, लेकिन मैंने एग्जाम कंडीशन की प्रैक्टिस नहीं की थी, ठीक है। तो स्कूल में जैसे आप टॉप करो तो आपको लगे कि अरे मैं तो सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं तो हीरो हूँ वगैरह, है ना। बट दैट डजंट हेल्प इन एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि एग्जाम वाली सेटिंग में मेरी स्ट्राइक रेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करने की, स्ट्रेस में कैसे मैं परफॉर्म करूंगा वो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है वगैरह। सो दैट इज एसेंशियल फॉर अ एंट्रेंस एग्जाम सक्सेस, ठीक है। तो वो चूंकि मैंने नहीं किया था, तो वो मेरी मिस्टेक थी। लेकिन हाँ, मुझे उसके बाद इमीडिएटली पता चल गया कि ये मेरी मिस्टेक थी, इसी के कारण मैंने नहीं हुआ है, तो आई रेक्टिफाइड दैट ओवर टाइम। हाँ बिल्कुल सर, आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपका सिर्फ अच्छा स्टूडेंट होना ही मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो आपने एग्जामिनेशन हॉल में कैसे परफॉर्म किया ये बहुत मायने रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है क्वेश्चन। प्रैक्टिस नहीं की होती, आपने स्ट्रेस में काम नहीं किया है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे जब आपके पास 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपके पास 5 ही मिनट है, तो आप स्ट्रेस में कैसे काम करोगे, है ना। या आप एक ही क्वेश्चन पे आप 15 मिनट लगा रहे हो, तो वो सब आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि नहीं वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़े भाई, बाकी क्वेश्चन कर, मतलब आपको परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑप्टिमाइज करना है, ना कि एक क्वेश्चन में वगैरह, है ना। तो वो सब बहुत मतलब मुझे भी नहीं आता था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे मुझे लगता है ये सब सॉफ्ट स्किल्स को इग्नोर करते हैं वगैरह, उसके कारण काफी दिक्कत होती है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट के सवाल ले लिए, क्योंकि सर एक ही सवाल को स्टूडेंट तरह तरह से पूछते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जी हैं जी कि जी सर जी। 9th से कैसे पढ़ें फिजिक्स को, कोई कह रहा 12th में कैसे पढ़ें, आगे कैसे जाएं। तो मैंने कोशिश की है सारे सवालों को कवर करने के लिए। लेकिन सर चलते चलते मैं लास्ट में चाहती हूँ कि आप बताइए कि आप IIT में प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके तमाम उस एक सर्टन एज ग्रुप के लोगों से, स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन रोज़ाना होता है। आप सर क्या जी। महसूस करते हैं? आप फॉरेन में भी आपने पढ़ाई की, इंडिया में भी की, आप एक छोटी जगह धनबाद से आते हैं। सर ओवरऑल जो एक लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैं जानना चाहती हूँ कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए क्या की फैक्टर होता है, क्या वो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार हो सकते हैं, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, लेकिन कई बार वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें पहुंचना होता है। आपको क्या लगता है कि सक्सेस के वो क्या की पॉइंट्स होते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में मदद करते हैं? देखिए, नंबर एक तो है ईमानदारी। ठीक है, हम्म। ईमानदारी जैसे एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल ना, खुद से ईमानदारी। ठीक है, क्योंकि मैं औरों को बोल सकता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ वगैरह, लेकिन अंदर मुझे पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ वगैरह। तो मैं कितने ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ या नहीं, वो बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा होता है ओपन माइंडेडनेस। मतलब तो हम लोग के यहाँ जिस तरह का कल्चर है वगैरह, मतलब हम लोग बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं। ठीक है, दूसरों से मदद नहीं लेना है, या वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा वगैरह, जिसके कारण हमें बहुत सारे ट्रिक्स या मतलब बहुत सारे जो चीजें हैं वो पता ही नहीं चलते हैं। तो ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी मैंने कहा ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा जो है फीडबैक, कि कुछ मैंने छोटा काम किया पहले, और एक चीज जो मेरा थीम है, मैं बहुत बार बोला हूँ इसमें, कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक कीजिए और छोटे पार्ट को अटैक कीजिए। उससे डर भी नहीं लगता है और आप कर सकते हैं वगैरह। और सिर्फ अटैक करने से नहीं होगा, उसमें फीडबैक भी होगा कि अगर मैं ये काम 5 दिन में कर रहा था पहले, तो मान लीजिए 1 महीना करने के बाद क्या मैं इसको 3 दिन में कर पा रहा हूँ, 2 दिन में कर, मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है या नहीं। तो वो ट्रैक फीडबैक लूप भी आपको बनाना पड़ेगा वगैरह। और इसके साथ देखिए कि जो सक्सेसफुल हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं उनको देख करके सीखिए वगैरह। और एक है माइंडसेट। माइंडसेट जो स्टूडेंट्स का, जो खास करके आपने बताया वगैरह, डिप्रेशन वगैरह के इश्यूज होते हैं वगैरह, है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी उसी हिसाब से बनी हुई है, हम लोग सभी टिपिकली प्रेशर में रहते हैं वगैरह। तो माइंडसेट फ्री करना बहुत ही जरूरी है। फ्रॉम फेलियर माइंडसेट या फियर माइंडसेट टू सक्सेस माइंडसेट, है ना, या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट वगैरह जो भी है। तो उसमें जो चीज बहुत काम आती है वो अच्छी मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ना वगैरह, ये बहुत काम आता है वगैरह। तो कुछ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहिए वगैरह, अच्छे लोगों से बात करते रहिए जो टिपिकली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो दैट इज हेल्पफुल। ओके, ओके, थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए फिजिक्स पढ़ाई के लिए, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जो जनरल बातें आपने बताई सक्सेसफुल होने के लिए, मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्टर अमित अग्रवाल से आज ये मेरी बातचीत आप लोगों के बहुत काम आएगी। थैंक यू सर। थैंक यू। और अगले एपिसोड में मैं किसी और आपको मोटिवेशनल पर्सनालिटी से आपको रूबरू कराऊंगी। इसके अलावा फिजिक्स के अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर मुझे अपने सवाल भेजें। आप बताएं कि आप किस प्रोफेसर का या किस सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उन सवालों के जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना। अगले एपिसोड में मैं आपको किसी ऐसी ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी से रूबरू कराऊँगी।